नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। और सबसे पहले बात करते हैं, काफी दिलचस्प ये कहानी है। बासमती चावल को लेकर दो मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए हैं और ये मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है। बासमती चावल की वजह से मध्य प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों में एक तरह से ठन गई और ये पूरा मामला क्योंकि प्रधानमंत्री दफ्तर तक जा पहुंचा है। कड़कनाथ के बाद मध्य प्रदेश ने बासमती चावल के जीआई टैग के लिए फिर अपना दावा ठोका है। जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा है कि मध्य प्रदेश बासमती उगाने वाले विशेष क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे में उसे बासमती का जीआई टैग देना जीआई टैग के उद्देश्य को ही बर्बाद कर देगा। जीआई टैग के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। चावल में बासमती का अपना ठाठ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, तो इसमें बड़ी हिस्सेदारी बासमती की है। पिछले साल भारत ने 70 लाख टन चावल का निर्यात किया। बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी देश के 7 उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की रही है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बासमती की खेती होती है। पिछले साल राज्य में 3 लाख टन बासमती की पैदावार हुई, लेकिन राज्य के पास जीआई टैग नहीं है, इसलिए सीहोर के शरबती गेहूं जैसी धाक चावल के बाजार में मध्य प्रदेश की नहीं है। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशेषता और प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। ये टैग उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देते हैं। 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश में झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे सहित कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। शिवराज सिंह ने अपने तीसरे कार्यकाल में कोशिश की, लेकिन रजिस्ट्रार जीआईटी ने दावे को नकार दिया। सरकार मद्रास हाई कोर्ट गई, लेकिन हार गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र में सरकार बीजेपी की है। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन बीजेपी सवाल कांग्रेस से पूछ रही है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। इसका जवाब कांग्रेस के नेता दें, कमलनाथ जी दें कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस नहीं है। मध्य प्रदेश को बासमती का जीआई टैग मिलना चाहिए। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वो हमारी अपील स्वीकार भी हो गई है और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिला के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे भारत सरकार। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार पंजाब सरकार पर आरोप लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज जी और नरोत्तम मिश्र जी से कि बताएं, क्या केंद्र की मोदी सरकार पंजाब सरकार की एड एंड एडवाइस पर काम कर रही है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। एक बार अगर मोदी सरकार का दृढ़ता से इस दौरान विरोध कर दिया होता तो इन 7 सालों के भीतर मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक किसानों को न्याय मिल चुका होता। पंजाब का कहना है कि मध्य प्रदेश का नाम एपीडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बासमती चावल उत्पादक राज्यों की सूची में नहीं है। यहां उगने वाली बासमती ब्रीडर बीज की पैदाइश है। वहीं शिवराज ने अपने खत में कहा है कि राज्य के 13 जिलों में बासमती चावल 1908 से पैदा किया जा रहा है। सिंधिया स्टेट ग्वालियर के रिकॉर्ड में लिखा है कि 1944 में प्रदेश के किसानों को बासमती बीज की आपूर्ति की गई थी। हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च की रिपोर्ट में दर्ज है कि राज्य में पिछले 25 साल से बासमती चावल का उत्पादन किया जा रहा है। इस बासमती प्रकरण का आर्थिक राजनीतिक फायदा यह है कि जीआई टैग मिला तो शिवराज और बीजेपी की साख बढ़ेगी। हमला करने के लिए कांग्रेसी राज्य सामने है। वहीं पंजाब को डर बादशाहत के खत्म होने और आर्थिक नुकसान का है। देश में सत्ता का पथरीला रास्ता किसानों के बीच से होकर गुजरता है और मध्य प्रदेश में तो 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, जिसमें नतीजे सत्ता पक्ष की दावेदारी को मजबूत या कमजोर बना सकते हैं। किसानों की कर्ज माफी, बिजली के बिल, यूरिया जैसे मुद्दों पर विपक्ष उसे पहले से ही घेर रहा है। अब 2 राज्यों के बीच चावल युद्ध से मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नई लड़ाई छिड़ गई है। कटनी से आरबी गुप्ता, बालाघाट से रुपेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या भूमि पूजन के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत और ज्यादा गर्माती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर उन्हें अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के उद्घाटन के लिए भी बुलाया जाता है तो भी वो वहां नहीं जाएंगे। विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी ने इस पर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सचमुच
कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। वाराणसी में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। मरीजों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही, साथ ही लापरवाही की खबरें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ताजा मामला एक वरिष्ठ पत्रकार की मौत से जुड़ा हुआ है। कोरोना से हुई इस मौत के बाद पत्रकार बिरादरी जो है वो काफी सदमे में है। संक्रमण को रोकने शुक्रवार की सुबह वाराणसी के अखबारों में अपने एक साथी की मौत का मातम दिखता रहा। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार राकेश चतुर्वेदी गुरुवार रात कोविड की वजह से चल बसे। शहर के पत्रकार शोक और सकते में हैं। राकेश जी हमारे बहुत ही अजीज थे, हम लोग काफ़ी समय तक एक साथ रहे। दुख इस बात का है कि हम लोग उनको बचा नहीं पाए। हम लोग पेशे से पत्रकार हैं और राकेश चतुर्वेदी भी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे। दैनिक जागरण जैसे संस्थान में काम कर रहे थे और जैसे ही पता चला उनको सांस में को लेकर तकलीफ थी, हम लोग बीएचयू के लिए कोशिश की, उनका परिवार लगा था, लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद से उनको हॉस्पिटलाइज कराया जा सका। और जब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी तो समझ लीजिए कि लगा कि अब कैसे हो पाएगा, वेंटिलेटर मिलना मुश्किल था। आप समझ सकते हैं कि जब पत्रकारों के साथ ऐसी स्थिति है, पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है बीएचयू, वहां पे इस कदर बद इंतजामी है कि कोई भी कुछ सुनने को तैयार है ही नहीं। बीएचयू अस्पताल से लापरवाही की खबरें पहले भी आती रही। इसके पहले एक मरीज अजय शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ 3 एम्बुलेंस लगी हुई है, तीनों में मरीज हैं, तीनों सीरियस पेशेंट हैं, यहाँ ले ही नहीं रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया किसी को लेने। तो बस इसका मतलब जब तक बेड नहीं होगा तब तक मरीज एम्बुलेंस में पड़ा रहेगा। आप खुद ही सोचिए ना। तो सोचे क्या, ये तो फैक्ट है ना। फैक्ट है, गंभीर मरीज है, जब तक वेंटिलेटर खाली नहीं रहेगा तब तक कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना कि वहां जब तक मरीज यहाँ कंफर्मेशन नहीं हुआ वहां से पेशेंट भेज दिए यहाँ। फिर कोरोना से पीड़ित एक 3 स्टार होटल के एजीएम आनंद पांडे ने अपने फेसबुक वॉल पर वहां की दुर्दशा बताई। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि मैं थोड़ा, मेरा ऑक्सीजन लेवल मुझे लग रहा है कि डाउन हो रहा है, मैं ब्रीथलेस हो रहा हूँ। और उन्होंने फिर वो ब्रीथलेस हमें फ़ोन किया। फिर हमने उनको इनफैक्ट समझाया कि थोड़ा देर आप और रिलैक्स करो, अपना मन को डाइवर्ट करो और थोड़ा सा अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मलाइज होने लगेंगी। उन्होंने बोला। फिर उसके बाद उनका फिर 3 बजे हमारे पास फ़ोन आता है और वो उनका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बढ़ती ही जा रही थी, बहुत एक्सेसिव लेवल पे हो गई थी। और ये सब होने के बाद भी उन्होंने हमें बताया कि मैं यहाँ के लोगों को बोल रहा हूँ प्लीज़ डॉक्टर को बुला दो। कोई उनका सुनने वाला नहीं था, कोई भी सुनने वाला नहीं था, किसी ने भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। और 4 बजे वो फिर हमें फ़ोन करके लास्ट होप ये देते हैं कि अब मैं शायद नहीं रहूँगा तुम लोग के बीच में। और अब एक पत्रकार की मौत, जबकि बीएचयू के कुलपति भरोसा दिला रहे हैं कि उनके यहाँ सबसे अच्छी सुविधाएं हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक L3 हॉस्पिटल है जिसको हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चलाता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम यहाँ पर भर्ती हुए मरीजों को पूरी सुविधाएं दें और इसके लिए हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, हमारे नोडल ऑफिसर, हमारे डायरेक्टर, सारे लोग सब समय लगे रहते हैं। सारे डॉक्टर्स, सारे रेजिडेंट्स सब समय काम करते रहते हैं 24 घंटे। और मैं खुद ये इंश्योर करता हूँ कि सबसे अच्छी सुविधाएं हम अपने मरीजों को दे सकें जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर के जा सकें। बनारस में अब तक कोरोना के 3,924 मरीज हैं, जिनमें 2,068 मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी 1,781 मरीज एक्टिव हैं। इनमें गंभीर मरीज का इलाज बीएचयू के अस्पताल में होता है और वहीं से लापरवाही की ज़्यादा खबरें भी आ रही हैं। पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू के अस्पताल से आ रही लापरवाही की खबरें और पत्रकार राकेश चतुर्वेदी की मौत की वजह से लोगों के अंदर डर तो है ही, लेकिन इस बात का ज़्यादा अफसोस है कि लोगों का यहाँ के इलाज को लेकर भरोसा टूट रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और सांसद प्रधानमंत्री को ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों का
ये भरोसा न टूट सके। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कुल्लू में कल पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में 86 किलो चरस को आग के हवाले कर दिया गया। चरस को अलग अलग मामलों में आरोपियों से जब्त किया गया था। ये मामले 1996 से 2010 के बीच के थे। इसके बाद 86 किलो चरस को नष्ट यहां पर किया गया है।